सभ्यता का कालखंड जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक है, ठीक है। और इसको अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में हम डिवाइड करते हैं इसे, और दो भागों में डिवाइड करके पढ़े भी। और पहला भाग कौन सा था? पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है, जिसका समय क्या है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। और दूसरा क्या है? दूसरा तुम्हारे सामने प्रेजेंट है, कौन सा? उत्तर वैदिक काल, जिसको जो है उत्तर वैदिक काल, इसका समय क्या है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, उस समय क्या था? मुख्य पेशा पशुचारण था, ठीक है। और कृषि क्या था? द्वितीय पेशा था। प्रथम पेशा, प्राथमिक पेशा क्या था? पशुपालन, पशुचारण, ठीक है। और फिर क्या होता है, देखना अंतर क्या होता है। पूर्व वैदिक काल में पशुचारण, जैसे उत्तर वैदिक काल में कदम रखते हैं तो यहाँ पर जो है पशुचारण जो है गौण कार्य हो जाता है, कृषि प्राथमिक कार्य हो जाता है। प्राथमिक रूप से कौन सा कार्य किया जाता है? कृषि, ठीक है। और चूंकि लोहे के खोज ने जो है काफी प्रभावित किया, जब कृषि संबंधी औजार बनाए जाने लगे तो इससे जो है कृषि को बढ़ावा मिला। कृषि को बढ़ावा मिला के साथ साथ जो है उनका आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ। आर्थिक जीवन प्रभावित होने के साथ ही साथ जो उनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और साथ साथ धार्मिक जीवन भी प्रभावित हुआ। अब कैसे होता है इनका अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्रोत के बारे में लिखा गया, जैसा कि तुम लोग को पता है पूर्व वैदिक काल में जो है एक ही स्रोत था, कौन सा? ऋग्वेद, ठीक है। और उसी ऋग्वेद के चलते उसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, सबको पता है। तो यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक 3 वेदों की रचना हुई। कितने वेदों की? 3, ठीक है। उधर 500 वर्ष लग गया एक ही वेद, कौन सा? ऋग्वेद। कब से कब तक? 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। और फिर 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक कितने वेदों की रचना हुई है? 3 वेद। वो कौन कौन सा वेद है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये 3 वेद हो गया। और एक सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा पढ़े थे? ऋग्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, साथ साथ आरण्यक हैं। ये सब स्रोत है। उत्तर वैदिक सभ्यता का स्रोत के बारे में तुम लोग को पता चला कि इन 400 वर्षों के दौरान जो है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक जो है 3 वेदों की रचना हुई। कौन कौन सा? यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, सबको पता है, सब चीज अध्ययन हम लोग कर लिए हैं। उसके अलावे जो है ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक है। अब आगे बढ़ते हैं। साक्ष्य की अगर बात करें, उत्तर वैदिक काल में याद रखना साक्ष्य के रूप में जो है चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है। इसको शॉर्टकट में जो है PGW बोला जाता है। PGW मतलब क्या हो गया? प्रिंटेड ग्रेवेयर। इसका मतलब प्रिंटेड मतलब होता है चित्रित, मतलब जिस पर प्रिंट किया हुआ। ग्रे मतलब होता है धूसर, और मृदभांड का मतलब वेयर हो गया मृदभांड, ठीक है, मट्टी का जो बर्तन होता है, ठीक है। तो याद रखना उत्तर वैदिक काल का अगर प्रमुख साक्ष्य की बात करें तो कौन सा है? धूसर, चित्रित धूसर मृदभांड। कौन सा? चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? PGW। इसका मतलब क्या होता है? प्रिंटेड ग्रे वेयर। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हम लोग। लोहे की खोज, क्या बताए? 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास किसका खोज होता है? लोहे का। और जब लोहे का खोज होता है उससे जो है आर्य लोगों का जो है आर्थिक जनजीवन काफी हद तक प्रभावित होता है, और उनका आर्थिक जीवन बहुत ही उन्नति करने लगता है, ठीक है। कृषि को बढ़ावा मिलता है। जब आर्थिक स्थिति उनका मजबूत होता है तो आर्थिक स्थिति के मजबूत होने के साथ साथ सामाजिक स्थिति मजबूत होता है, और राजनीतिक स्थिति मजबूत होता है, और साथ ही साथ धार्मिक जीवन भी उसका प्रभावित होता है। कैसे होता है इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। लोहे को उद्योगों का जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्योगों का जननी। मतलब उद्योग का जननी। कैसे हुआ उद्योग का जननी? जितना भी फैक्ट्री वगैरह है, क्या देखते हैं, जितना भी उपकरण बनेगा, मशीन बनेगा, सब किसका बनता है? लोहे का ही बनता है। और साथ ही साथ सभी चीज में जो है लोहे का इस्तेमाल हुआ। और जितना भी वाहन का सामग्री है, वाहन का सामान है, कार, रेलगाड़ी हो गया, सारा चीज लगभग जो है किसका बनता है? लोहे का बनता है। तो आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ। इससे जो है कृषि के औजार बनाए गए, तो कृषि में उन्नति आई, अधिक पैदावार होने लगा। इससे जो है ना अधिशेष उत्पादन होने लगा। अब कहोगे अधिशेष उत्पादन क्या है? देखो, कृषि 2 प्रकार का होता है। एक होता है जीवन निर्वाह कृषि, एक होता है अधिशेष कृषि। जीवन निर्वाह कृषि क्या हुआ? वैसा कृषि जिसमें जो है उतना ही अनाज का उत्पादन होता है जितना जरूरत है भोजन के लिए, यानी कि सारा जितना उपजाओ सारा हजम कर जाओ, ठीक है। जीवन निर्वाह कृषि हो गया, किस तरह जीवन चल रहा है। और अधिशेष उत्पादन, अधिशेष कृषि किसको कहा जाता है? जब कृषि करने के बाद, ठीक है, भोजन सामग्री के बाद जो कुछ बच जाता है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल ही जानते हैं व्यापार और वाणिज्य में क्या जाता है। बहुत सारा फैक्ट्री जो होता है, बिस्किट फैक्ट्री हो गया, बहुत सारा फैक्ट्री, क्या जानते हो, बिस्किट वगैरह जो बनता है किसका बनता है? पत्थर का बनता है, मिट्टी का बनता है, ये अनाज का बनता है ना। जब हम लोग उपजाते हैं तो जो खा पी के बचता है, हालांकि हम लोग जो खेत होता है
10 बीघा 5 बीघा जितना भी है 2 बीघा उसमें जो उपजाते हैं सभी सभी खाए जाते क्या? नहीं, मुश्किल से 10-15 बोरिया रख लेते ड्रम में भर के, उसके अलावा जो है बेच डालते हैं। और बेच के किसको देते हैं? व्यापारी ले जाता है, बड़े व्यापारी को बेच देता है। बड़ा व्यापारी क्या करता है? उसको जो है बिजनेसमैन को बेच देता है। तो अगर अधिशेष उत्पादन नहीं करते, अगर एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं होता, तो क्या हम व्यापार वाणिज्य में अनाज का इस्तेमाल कर पाते? क्या हम लोग गुपचुप और चिप्स का मजा ले पाते? नहीं ले पाते। ठीक है, तो इस तरह से अधिशेष उत्पादन का ही परिणाम है। और अधिशेष उत्पादन होने से इनका जो बचा हुआ अनाज है कहाँ चला जाता है? व्यापार वाणिज्य में प्रयोग हो जाता है, फैक्ट्री में चला जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ पाया होगा आर्थिक जीवन कैसे प्रभावित हुआ। कृषि क्या बताया कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा अधिशेष कृषि। जीवन निर्वाह कृषि वैसा कृषि बताए कि जिसके अंतर्गत जो है उतना ही अनाज का उत्पादन होगा जितना भोजन के लिए जरूरत है, जितना भोजन के लिए सारा का सारा इस्तेमाल हो जाता है। और अधिशेष कृषि क्या हुआ? फसल उत्पादन के बाद खाने के बाद जो बच जाता है, ठीक है, उसी को जो है ना अधिशेष उत्पादन कहा जाता है। उसी में लोग जो है किसान लोग मुनाफा भी कमाता है और उसका इस्तेमाल व्यापार वाणिज्य में किया जाता है। तो इन लोग का आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ। ठीक है, और आर्थिक जीवन प्रभावित होने के साथ इनका सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ। कैसे? तुम लोग को पता होगा, जिनके पास जो रुपया पैसा अधिक होता है, जिनका आर्थिक स्थिति मजबूत होता है, वो सामाजिक दृष्टि से भी मजबूत होता है। ठीक है, गांव में उसे सभी मानते हैं, अच्छा कहते हैं, जिसके पास ज़्यादा रुपया पैसा है। ठीक है, समाज में अच्छे से रहते हैं, अच्छे से अपना सब कारोबार करते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होने से सामाजिक स्थिति बेहतर होता है। तो इन लोग का जब आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ तो उसके साथ ही साथ इन लोग का सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आया। और साथ ही साथ जो है इनका राजनीतिक जीवन कैसे प्रभावित हुआ, क्या बताए? राजनीतिक जीवन कैसे प्रभावित? जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, जब कृषि का जानते थे पहले जो है पूर्व वैदिक काल में ना जीवन निर्वाह कृषि होता था, क्योंकि उस समय पशुपालन किया जाता था। कृषि का बहुत ही मतलब कृषि जो गौण कार्य था तो कम सम उस पर ध्यान दिया जाता था। बाद में क्या हुआ? कृषि पर ही विशेष ध्यान दिया, पशुपालन गौण कार्य हो गया। जब कृषि पर ध्यान दिया तो अनाज उत्पादन होने लगा। इससे क्या हुआ कि जब किसानों के पास ज़्यादा अनाज उत्पादन होने लगे तो क्या हुआ? राजा जो था, ठीक है, शासक, उसको ना कर अधिक मिलने लगा। जैसा कि हम बताए पूर्व वैदिक काल में ना बलि दिया जाता था, और बलि क्या होता था? स्वेच्छा पर डिपेंड करता था, अपनी इच्छा पर डिपेंड करता था। एक कर था, स्वैच्छिक कर। शासक को जितना मन दे दो। पूर्व वैदिक काल में ऐसा था, क्योंकि उस समय उतना उत्पादन नहीं होता था। लोहे के खोज होने से कृषि का पैदावार जैसे बढ़ा तो कर भी नियमित मिलने लगा शासक को। जब राजा को नियमित कर मिलने लगा तो राजा का इनकम बढ़ा, आय बढ़ा। इससे क्या हुआ? शासक का जो है शासन बहुत ही मजबूत हो गया और पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत हो गया। राजा लोग के पास धन संपत्ति हो गया तो सैनिक उनिक जो है कुछ परमानेंट रहने लगा। ठीक है, उनको तनख्वाह देने लगा उसके बदले। तो इस तरह से राजनीतिक जीवन भी प्रभावित हुआ। और राजनीतिक जीवन प्रभावित होने के साथ साथ धार्मिक जीवन कैसे प्रभावित होगा? जैसा कि तुम लोग को पता होगा, समाज में देखता हो जिसके पास रुपया पैसा धन संपत्ति होगा वही ना दान दक्षिणा धार्मिक कार्यों में देता है। कुछ दान मांगने के लिए आता है, मंदिर निर्माण के लिए, तो जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा वही दे देता है। मतलब जिसके पास खाने के लिए नहीं मिलेगा वो क्या दान दक्षिणा करेगा? और जिसके पास पैसा होता है वही धार्मिक कार्य करता है। ठीक है, बहुत सारा दान दक्षिणा यज्ञ वगैरह सब किया करता है। ठीक है, तो इसका आर्थिक जीवन मजबूत होने से, आर्थिक स्थिति मजबूत होने से धार्मिक स्थिति में भी मजबूती आया। इस तरह से हम देखें कि लोहे की खोज ने जो है आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और सभी जीवन के क्षेत्रों को प्रभावित करा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका अगर केंद्र की बात करें, उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग कहाँ पर निवास करते थे? तो मध्य देश में। कहाँ पर? मध्य देश में। मध्य देश का लोकेशन क्या है? सरस्वती नदी और गंगा नदी के द्वाब के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको मध्य देश कहा जाता था और यहीं पर इनका मूल निवास स्थान था। ठीक है, इनका केंद्र, आर्य लोगों का केंद्र कहाँ था? मध्य देश। मध्य देश कहाँ पड़ता है? सरस्वती नदी और गंगा नदी के द्वाब के बीच में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक आई होप मुख्य मुख्य बातों को समझ पाए होंगे तुम लोग। जीवन के बारे में याद रखना कि इस समय जो है उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र राज्यों का उदय हुआ प्रथम बार। याद रखना चीजों को, क्षेत्र राज्यों का प्रथम बार उदय। क्षेत्र राज्य जो है छोटा छोटा राज्य। अभी क्या देखते हैं भारत में जो है कितना राज्य है? 28 राज्य। ठीक है, तो आरंभ में, शुरुआत में सबसे पहले जो क्षेत्र राज्यों का उदय होता है तो किस काल में होता है? उत्तर वैदिक काल में। कब होता है? उत्तर। और क्या जानते थे उस समय जो है पूर्व वैदिक काल में
इनका जो जनजीवन था कबीलाई जनजीवन व्यतीत करता था, ठीक है। नहीं, इनका समूह जो था कबीलों में निवास करता था, कबीलों का एक राजा होता था, ठीक है। और अब क्या होता है, कबीले से जो है प्रदेश पर शासन करने लगा। जो छोटा छोटा शासक होता था पहले कबीले पर शासन करता था, कब करता था, पूर्व वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक काल में। और जैसे उत्तर वैदिक काल में आता है तो किस पर शासन करने लगता है, प्रदेश पर, चूंकि प्रदेश का ही उदय होता है इसी समय उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद राजा के महत्व शक्ति में वृद्धि हुआ, पहले उतना पावरफुल नहीं था, इसलिए राजा की सहायता के लिए जानते थे तीन तीन समितियां होती थी, एक समिति होता था, एक सभा होता, एक विदत होता था, बताए थे। और विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, ठीक है। तो उस समय शासक उतना शक्तिशाली नहीं होता था, ना ही उतना टैक्स प्राप्त होता, ना ही उनके पास अस्थायी सेना था, ना ही उसको जो है शासक को न्यायिक अधिकार प्राप्त था। तो उस समय बहुत ही लचर पचर व्यवस्था था शासक का। जैसे उत्तर वैदिक काल में कदम धरते हैं तो इसमें क्या होता है कि राजा के शक्ति और महत्व में वृद्धि होता है, और इस समय पद वंशानुगत हो जाता है, क्योंकि उस समय ना सभा समिति विदत का महत्ता था। शासक कमजोर होता था, शासक अपने स्वेच्छा से फैसला नहीं लेता था, बल्कि समितियां जो सलाह देता था वही करता था। अब आगे बढ़ते हैं, सभा व समिति का महत्व कम हो गया, विदत पूर्णतः समाप्त, विदत का नामो निशान समाप्त हो गया, क्योंकि सबसे प्राचीन संस्था थी ना, इसलिए इसका नामो निशान खत्म हो गया। हालांकि हल्का फुल्का जो है सभा और समिति का था प्रचलन, लेकिन उतना इसका महत्ता नहीं था, जैसा कि बता ही दिए। राजा का महत्व बढ़ने से सभा और समिति का महत्व गिरा, विदत का नामो निशान समाप्त हो गया। अब जानते हो, जब राजा, अब जान गए राजा पावर में आ गया, वंशानुगत हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो राज्याभिषेक के लिए मान लो राजा का बेटा जब राजा का पद ग्रहण करेगा, जब शासक बनेगा, तो शासक बनने के लिए राज्याभिषेक के लिए ना एक यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ, कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इसका जानकारी हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। कहां से, शतपथ ब्राह्मण, एक ग्रंथ का नाम है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इससे जानकारी मिलता है कि राज्याभिषेक के दौरान जो है उत्तराधिकारी का क्या होता था, शासक बनने से पहले क्या होता था, राजसूय यज्ञ करना होता था। कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि राज्याभिषेक के दौरान कौन सा यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ। कौन सा, राजसूय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कर्ण अनियमित हो गया, और वही बलि जो पूर्व वैदिक काल में इच्छा पर निर्भर करता था, जनता के इच्छा पर निर्भर करता था, जनता जितना मन उतना देगा, ठीक है, वही बलि जो है उत्तर वैदिक काल में आकर नियमित कर बन गया। और इसका भाग क्या था, इसका अनुपात क्या था, 1/16, यानी कि अगर तुम 16 क्विंटल अनाज उत्पादन करते हो तो 1 क्विंटल दोगे, इसको राजा को दोगे, शासक को दोगे, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि बलि का अनुपात क्या है, कितना देना पड़ता था शासक को, 1/16, दैट मीन्स 1:16, यानी कि 16, अगर 16 किलो अनाज है तुम्हारे पास, 1 किलो पहुंचाओ शासक के पास, 16 बोरिया हुआ, 1 बोरिया राजा को जाएगा, ठीक है। सेना और न्याय व्यवस्था भी पूर्णतः अस्थायी नहीं था, हालांकि अस्थायी हो गया था, लेकिन उतना अस्थायी नहीं हुआ था जितना अस्थायीपन का जरूरत था, जितना कि अस्थायी हुआ है बाद के वर्षों में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए राजनीतिक जीवन के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन के बारे में मुख्य मुख्य बातों को जरा याद रखो। राजनीतिक जीवन में हम लोग जाने कि उत्तर वैदिक काल में आकर, यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व के बाद के वर्षों में क्या होता है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। और जो राजा कबीले पर शासन करता था, किन पर शासन करने लगता है, प्रदेश पर, जो क्षेत्रीय प्रदेश से क्षेत्रीय प्रांत का उत्पत्ति होता है उस पर शासन करने लगता है। और राजा का महत्व जो है बढ़ जाता है उत्तर वैदिक काल में आकर, राजा का शक्ति में बढ़ोतरी होता है। जब शक्ति में बढ़ जाता है, इसका पद भी क्या हो जाता है, वंशानुगत। जब शासक शक्तिशाली हो गया तो क्या हुआ, इन पूर्व वैदिक काल में जो है समितियां थी, 3 समितियां थी, कौन कौन सा, सभा, समिति और विदत। सभा और समिति का महत्ता गिरा और विदत का नामो निशान समाप्त हो गया, इतना जाने। उसके बाद कर्ण प्रणाली, देखो कर प्रणाली के बारे में याद रखना है, नियमित हो गया, पहले इच्छा पर निर्भर था, अब नियमित हो गया। और कर का नाम क्या था, बलि, और बलि का भाग क्या था, 1/16 भाग, ठीक है, 1/16 भाग राजा के पास जाता था। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद जो है सैनिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था उतना अस्थायी नहीं हुआ था। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं सामाजिक जीवन।
सोशल लाइफ। देखो सामाजिक जीवन कैसा था, बहुत ही विस्तार, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। तो हम जानते हैं ना, सामाजिक जीवन लगभग जो है ऋग्वैदिक काल से ही लगभग मैच करता है, उतना खासा परिवर्तन नहीं आता है। पूर्व वैदिक काल में जिस प्रकार से सामाजिक संरचना था उसी तरह से उत्तर वैदिक काल में ही होता है, लेकिन कुछ कुछ अंतर आता है, उन अंतरों को ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे छोटी इकाई होता था परिवार, और परिवार का एक मुखिया होता था, पिता ही मुखिया होता था, जिसे क्या कहा जाता था, कुलप। क्या कहा जाता था, कुलप, ठीक है। और कई परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे, ग्राम का। और कई ग्राम मिलकर जो है विष का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे, विष का। और कई विष मिलकर जो है जन बनाते थे, और जन से ही आगे जाकर जनपद बना है, और फिर जन से ही जब बड़ा हुआ है जनपद, और जनपद से भी बड़ा क्या हो गया है, महाजनपद। क्या हो गया है, महाजनपद। तो इस तरह से क्रमिक रूप से ये सामाजिक संरचना हुआ। उसके बाद वर्ण व्यवस्था, थोड़ा अंतर आता है। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ना कर्म आधारित था, ना कि जन्म आधारित। कर्म पे डिपेंड था, जौन सा काम करोगे। अगर तुमको बाल काटना अच्छा लगता है तो तुम नाई हो गया, कपड़ा खींचना पसंद है तो तुम धोबी हो गया, सोने का काम करता है सुनार हो गया। चाहे तुम कास्ट कोई सा भी हो, माँ बाप के जात से तुम पर जात नहीं थोपा जाता था, बल्कि जैसा काम करोगे वैसा तुम्हें वर्ण मिलता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर ना जन्म आधारित हो गया। तुम जिस घर में जन्म लोगे तुम उसी जात का हो गया, उसी गोत्र का हो गया, और काम भी वही करोगे जो तुम्हारा पिताजी करता है। तुम्हारा पिताजी नाई है तो तुम भी नाई का काम करोगे, ठीक है। चाहे तुम्हारा जो है चाहे तुम भूखे क्यों ना मर जाओ, तुम चाहकर भी पेशा परिवर्तन नहीं कर सकता है। यह था श्रम विभाजन का परिणाम। जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। वर्ण व्यवस्था क्या हो गया, जन्म आधारित। और कर्म आधारित कहां पर था वर्ण व्यवस्था, पूर्व वैदिक काल में। कब था, और इस समय ना 4 वर्ण, पता भी है 4 वर्ण ही था उस समय, इस समय भी 4 वर्ण है। अंतर यही हुआ वर्ण व्यवस्था में, उस समय था कर्म आधारित, इस समय क्या हो गया, जन्म आधारित, ठीक है। तो कौन कौन सा वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे संपन्न वर्ण होता था, ठीक है। उसके बाद जो है क्षत्रिय, क्षत्रिय चूंकि शक्तिशाली होता था, इनका काम ही होता था सैनिक कार्यों को करना, राज्य की प्रांत की रक्षा करना, ठीक है। और क्षत्रिय से नीचा होता था वैश्य, और वैश्य सबसे छोटा होता था शूद्र। तो इस शूद्र ना सबसे पिछड़ा वर्ण होता था। सबसे बड़ा ब्राह्मण हो गया, उससे नीचे जो क्षत्रिय होता था, उससे नीचे वैश्य होता, सबसे गया गुजरा शूद्र होता था। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, इन 3 वर्णों को ना उपनयन संस्कार का अधिकार था, यानी कि विद्या अध्ययन कर सकता था, पढ़ाई लिखाई कर सकता था। कौन कौन सा वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, दैट मीन्स शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और शूद्र लोग विद्याध्ययन नहीं कर सकते थे। तुम मूर्ख ही रहो, तुमको शिक्षा का अधिकार ही नहीं है। देखो कितना गलत कार्य है। जहां स्थिति पूर्व वैदिक काल में अच्छा था, दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है। फिर क्या होता है, इनको ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, इन तीनों को ना द्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विज। द्विज ऐसे हम नॉर्मली जानते हैं, द्विज किसको कहा जाता है, जो 2 बार जन्म ले, ठीक है। द्विज करने के साथ साथ इन्हें एक विशेष अधिकार प्राप्त था। कौन सा अधिकार प्राप्त था, शिक्षा का अधिकार, यानी उपनयन संस्कार, ठीक है। इन्हें शूद्र को शिक्षा का प्राप्त अधिकार नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो है व्यवसाय की बात करें तो अनुवांशिक हो गया, जैसा कि हम बताए ऑटोमेटिक है सिस्टम। जैसे कि हम बताए, अगर तुम्हारा वर्ण कर्म आधारित न होकर अगर जन्म आधारित होगा, तुम्हारा पेशा भी बंधा जाएगा। जो बाप काम करेगा वही तुम काम करोगे, तो पेशा भी ना अनुवांशिक हो गया। दैट मीन्स अगर जो बाप काम किया वही बेटा काम करेगा, जो दादा काम कर रहा है वही बाप करेगा, बाप जो कर रहा है बेटा करेगा, बेटा जो कर रहा है पोता करेगा, क्रमिक रूप से। तो व्यवसाय भी क्या हो गया, वंशानुगत, और राजा का पद भी क्या हो गया, वंशानुगत, दोनों वंशानुगत, ठीक है। उसके बाद स्त्रियों की दशा में गिरावट आता है, जहां पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों के बहुत ही सुंदर स्थिति था, बहुत ही अच्छा था। शिक्षा ग्रहण कर सकता था स्त्रियां लोग, और सभा में, समिति में भाग ले सकती थी, सामाजिक कार्यों में, यज्ञों में भाग ले सकती थी। फिर क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में आकर स्त्रियों की स्थिति ना गिरने लगता है, धीरे धीरे गुलामी की जंजीर में, पिंजरे में बंद होने लगता है। देखो कैसे, उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध, पहला बहुत ही भयंकर चीज।
महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार छीन लिया गया उत्तर वैदिक काल में आकर। यानी कि लड़कियां लोग पढ़ लिख नहीं सकती है, सिर्फ लड़का पढ़ेगा। देखना कितना हालत खराब होने लगा। उसके बाद पैतृक अधिकार नहीं, पैतृक अधिकार मीन्स मतलब हुआ, पैतृक अधिकार मतलब पिता का जो संपत्ति होता है उसका बंटवारा होता है ना, बेटा जितना होता है बेटा में बांट लेता है, बेटा को पैतृक अधिकार है, लेकिन बेटी को ना पैतृक अधिकार नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल कुछ वर्षों में सरकार के द्वारा योजना लाया गया कि पैतृक अधिकार लड़कियों को भी मिलना चाहिए, और अधिकार कानून भी बन गया है। अगर तुम लोग के बाप के पास ज़्यादा धन संपत्ति हो, अगर तुमको हिस्सा चाहिए, बोलो हम भी, स्वाभाविक है तुम बेटा को मानोगे, हम लोग को नहीं मानोगे। हम लोग कौन चीज अलग से आए हैं आसमान से, हम लोग को भी हिस्सा चाहिए और देगा। अगर गार्जियन नहीं दे रहा है, चले जाओ तुम कोर्ट, तुरंत से तुमको निकलवा देगा हिस्सा। हैं आप कहोगे बाप पर केस करेंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर स्थिति खराब है बाप के पास, अरे फिल्मों में नहीं देखते हो बहुत सारा करोड़ों करोड़ संपत्ति रहता, तब छोड़ दी रात में तो खाने पीने के लिए मिलवे नहीं करता, यहाँ की नोच के केस करोगे बाप माई को। अपना मेहनत करो, अपना प्रगति करो, तुमको यहाँ तक पढ़ाया काफ़ी है, ठीक है। तो ऐसा कानून बन गया, सच में बता रहे हैं। कानून लिख दिया कि लड़कियों को भी पैतृक अधिकार मिलना चाहिए। पिता की संपत्ति में जिस प्रकार पुत्रों को हिस्सा मिलता है उसी प्रकार पुत्रियों को भी मिलना चाहिए, और मिलता है। अगर नहीं दे रहा है तो गलत कर रहा है, कानूनन खिलाफ है, उस पर सजा होगा, उस पर कार्रवाई होगा, ठीक है। देखो, तो पैतृक अधिकार नहीं था उत्तर वैदिक काल में आकर। उसके बाद पर्दा प्रथा आदि का आरंभ, महिलाओं लोग को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाने लगा। पर्दा प्रथा यानी घर के अंदर बंद रहो। अब तुम घर के अंदर बंद रहोगे तो पढ़ने कहाँ जाओगे? हो गया तुम्हारा उपनयन संस्कार तो खत्म है। घर के अंदर होगे तो इसे भी ऑटोमेटिक उपनयन संस्कार खत्म है तुम्हारा, तुम्हें पढ़ने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, ऋषि मुनि के पास जो भी हो। तो पर्दा प्रथा आदि का आरंभ हो गया। एक तरह देख रहा है किस तरह स्थिति खराब हो रहा है। तो उसके बाद ना सभा में प्रवेश वर्जित, सभी तरह से महिलाओं का शोषण होने लगा। उसके बाद हम लोग गोत्र के बारे में जानते हैं। गोत्र क्या होता है? गोत्र उस समय होता था गोधन एकत्र होना, गाय सबको एकत्र एक स्थान पर जो बांधा जाता ना उसको गोत्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गोत्र। लेकिन बाद के वर्षों में ना मूल पुरुष का वंशज हो गया। तुम कौन गोत्र को हो? गोत्र का है गंगोत्री फंगोत्री बहुत सारा मतलब होता है, इसे कास्ट होता है ना, उस तरह से गोत्र भी होता है, ठीक है। तो याद रखना ऋग्वेदिक काल में गोत्र का मतलब क्या होता था? गोधन को नहीं कि गाय सबको एक स्थान पर जो बांध कर रखा जाता तो उसको क्या कहा जाता था? गोत्र। उसके बाद आश्रम व्यवस्था आरंभ हुआ। 4 प्रकार के आश्रम होते थे। कौन कौन सा होता था? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता था गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा होता था संन्यास आश्रम। 25-25 वर्षों का गैप है, इजिली इसके वर्षों को भी याद रख सकते हो तुम लोग। ब्रह्मचर्य आश्रम का समय था 0 वर्ष से लेकर 25 वर्षों तक, ठीक है। और गृहस्थ का था 25 से 50, वानप्रस्थ का 50 से 75, संन्यास का 75 से 100। क्या होता है इसके अंतर्गत? ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था? शिष्य जो है गुरु के पास रहकर 25 वर्षों तक विद्याध्ययन करता था। विद्याध्ययन होने के बाद जो है समावर्तन संस्कार होता था, उन्हें जो है उपदेश देकर घर भेज दिया जाता था। 25 वर्ष तक विद्याध्ययन करेगा, उसके बाद आया जाएगा गृहस्थ संस्कार में, नहीं घर बसाएगा। घर बसाने के बाद जो है 25 से लेकर 50 वर्ष तक, ठीक है, संतान उत्पत्ति वगैरह वगैरह घर गृहस्थी संभालेगा। उसके बाद जैसे 50 उम्र पूरा, घर परिवार को छोड़कर जो है क्या करता था? आश्रम में चला जाता था, ठीक है। और जंगल में जाकर जो है वानप्रस्थ बोला जाता, वहां जाकर क्या करता था? ब्रह्मचर्य को पढ़ाने का काम करता था, ठीक है। और ब्रह्मचर्य को पढ़ाता था कब से? 50 से लेकर 75 तक, ठीक है। और फिर 75 से 100 सन्यासी बन जाता था, और अंततः जो है मृत्यु को प्राप्त कर देता था भटकते भटकते, ठीक है। आश्रम व्यवस्था समझ में आया क्या? कितने प्रकार के आश्रम थे? 4। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य का 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ का 25 से 50, वानप्रस्थ का 50 से 75, संन्यास का 75 से 100। ब्रह्मचर्य में क्या काम करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे, ओनली तुम विद्याध्ययन करोगे। 25 वर्ष हो जाएगा, विद्याध्ययन करने के बाद कहाँ आओगे? घर आओगे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, विवाह संस्कार होगा। उसके बाद 25 से लेकर 50 तक घर गृहस्थी संभालोगे। फिर 50 होगा तक क्या करोगे? वानप्रस्थ आश्रम में जाओगे, और उसमें जो है किसको पढ़ाने का काम करोगे? ब्रह्मचर्य को, ठीक है। और अंतिम वर्ष, जीवन का जो अंतिम वर्ष होता था 75 से 100, क्या करता था इसमें?
सन्यासी जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। और इन लोगों को ना जानकारी के रूप में चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ इत्यादि का जानकारी हो चुका था उत्तर वैदिक लोगों को। इसका मतलब है मछली चावल चलता होगा उसमें। ठीक है, चावल भी मछली भी। ठीक है, हाँ, तो जानकारी के बारे में याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या आर्य लोगों को मछली के बारे में जानकारी था क्या? हाँ था। क्या उत्तर वैदिक लोगों को चावल के बारे में जानकारी था क्या? था। चूंकि कृषि ना करने लगा, कृषि करना लगा तो मुख्य फसल के रूप में ये धान था। देख पा रहे हो, चावल और खै फसल नहीं है, हालांकि बाजरा भी होता था। अब हम लोग लास्ट टॉपिक समझेंगे, संस्कार। ठीक है, जैसा कि तुम लोग को पता होगा, घर उर में जाता है ना तो बूढ़ा सब लोग कहता है संस्कार माए बाप नहीं सीखे ने जाओ। सुना ऐसा क्या है? कहता संस्कार नहीं देने छो, मतलब इसी संस्कार का बात करता है। ठीक है, हालांकि देखो, संस्कार का महत्ता आज से नहीं, वैदिक काल से ही है। उस समय से भी 16 संस्कार किया जाता था, आज भी 16 संस्कार होता है। ठीक है, हालांकि उतना वैल्यू नहीं रह गया, लेकिन कुछ हद तक किया जाता है। तो 16 संस्कार कौन कौन सा है? तो बहुत सारा मन में सवाल आएगा, संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और कौन कौन सा प्रकार के, सारी चीज को समझो। तो यहाँ पर देख पा रहे हो 16 संस्कार है। 16 संस्कार में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, 3 संस्कार। ठीक है, कौन कौन सा? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। बोलो तो, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। जन्म से पहले कितने संस्कार? 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। यह जो है जन्म से पहले जो है गर्भ का स्थापना, उसके बाद जो है गर्भस्थ शिशु का रक्षा, और जो माँ होता है उसके लिए खुशी का प्रयोजन, मतलब उसके लिए जो है उसका देखभाल करना, तरह तरह का बात इसमें आता है। तो 3 प्रकार का संस्कार हो गया जन्म से पहले, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। उसके बाद जन्म से पहले कितने संस्कार? 3। अब जन्म जब हो गया, कुछ बड़ा होगा तो उसको बोला जाता है शैशव, शिशु बोला जाता है। शैशव काल में 6 संस्कार होते हैं। शैशव काल में कितने? 6। कौन कौन सा? जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद। ठीक है, ये 6 संस्कार किस काल के हैं? शैशव काल के। ठीक है, इसमें जो है जात कर्म में जिस घर में जन्म हुआ उसका जात गोत्र वही हो जाता था। उसके बाद जो है नाम रखा जाता है, छठी छिल्ला जिसको बोलता है, छठी छिल्ला मनाया जाता है। ठीक है, और नाम रखा जाता है। उसके अलावा जो है अन्नप्राशन, अनाज कुछ खिलाया जाता है। बचपन से थोड़ा बड़ा 2-3 साल का, 2-2.5 साल का होता है तो दाल का पानी सब थोड़ा थोड़ा अनाज हल्का हल्का खिलाया जाता है बच्चे को। उसके बाद जो है चूड़ा कर्म, तो प्रथम बार उसका ना छौर कर्म होता है। छौर कर्म ये मत समझ लेना खौर की सरादे होने लगा, बल्कि छौर कर्म का मतलब होता है मुंडन, टकला बनाया जाता है। ठीक है, प्रथम बार टकला बनाया जाता है किस काल में? शैशव काल में। ठीक है, उसको कौन सा कर्म बोलते हैं? चूड़ा कर्म। उसके बाद लास्ट में होता है कर्णवेद, कान जो छिदवाता है। ठीक है, तो शैशव काल में कितने संस्कार हो गए? 6। कौन कौन सा? जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णवेद। इसमें कौन कौन सा कार्य होगा? जात कर्म हो गया, नामकरण में ही होगा कि नाम रखा जाएगा। उसके बाद निष्क्रमण हो गया, और अन्नप्राशन में मुख्य रूप से याद रखना अनाज खिलाया जाता है। उसके बाद चूड़ा कर्म जो है प्रथम बार उसका छौर कर्म होता है, यानी कि टगला बनता है। उसके बाद जो कर्णवेद, कान छिदवाता है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा 6 संस्कार शैशव काल का। अब है शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार 5 है। कितने हैं? 5। शिक्षा संस्कार में विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत, समापवर्तन, यहाँ तक 5 संस्कार हो गए। किस काल का? शिक्षा संस्कार। कौन सा? विद्यारंभ। प्रथम बार बच्चा जो है विद्यारंभ करता है, अंक लेखन इसमें सीखता है। ठीक है, और उपनयन, यही शिक्षा, उपनयन का मतलब होता है शिष्य, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा शिष्य को कहाँ ले जाना? अपने घर ले जाना। ठीक है, विद्यारंभ में हो ही गया, इसमें अंक लेखन बच्चा अक्षर सीखता है, क ख ग घ अंगा 1 2 3 सीखता है विद्यारंभ में। उसके बाद उपनयन में जो है गुरु जो है शिष्य को अपने घर ले जाता है, उसको उपनयन बोला जाता है। वेदारंभ, वेद आरंभ करता था, उस समय बचपन में ही वेद आरंभ करता था, वेदों को पढ़ना। ठीक है, उसको केशांत होता था, फिर से वहां पर जो है हमेशा के लिए उसको जो है केशांत, केशकांत यानी कि छौर कर्म फिर एक बार होता है गुरु के घर में। ठीक है, और बार बार होते रहता था वहां पर। ठीक है, और उसके बाद जो है एक समावर्तन होता था लास्ट में, जो है जब 25 वर्ष का हो जाता था। चूंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है हम बताए, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्याध्ययन करता था, ज्ञान प्राप्त करता था। जब अंतिम होता समावर्तन क्या होता था? इसमें ना गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजता था। क्या होता उपदेश? कहता कभी चोरी मत करना, कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी को धोखा मत देना, कभी किसी को अपमानित मत करना, ये सब हुआ उपदेश।
तो उपदेश देकर घर भेजता था। उसके बाद जो है 15वां संस्कार होता था विवाह, और विवाह संस्कार सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। और इस संस्कार में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है? गृहस्थ जीवन में। सबसे पवित्र संस्कार, सबसे अच्छा संस्कार इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जन्म के आसपास का जो संस्कार किया जाता है उसमें भी दुख दर्द भरा होता है। अब कहोगे कि उसमें दुख दर्द का, तकलीफ का माहौल इसलिए रहता है क्योंकि उस समय जो है एक माँ को बहुत ही खतरनाक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, ठीक है, उसमें भी दुख दर्द तकलीफ होता है। और अंत्येष्टि संस्कार में भी लोग मर जाता है, उसमें भी रोना धोना होता है। एक विवाह संस्कार है जहाँ पर खुशी का माहौल होता है, ठीक है। हालांकि बच्चे के जन्म के समय भी खुशी का माहौल होता है, ठीक है। तो सबसे पवित्र संस्कार कौन सा? विवाह। और अंत में मृत्यु के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता था। कौन सा संस्कार? अंत्येष्टि। तो इस प्रकार हम लोग संस्कारों के बारे में समझे।